बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र। आज का हमारा टॉपिक है व्यवहारवाद। मित्रों, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई। समाज विज्ञान के सभी विषय इस क्रांति से प्रभावित हुए और इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राज्य एवं मानव का व्यवस्थित अध्ययन विश्वविद्यालय स्तर पर प्रारंभ हो गया था और इस प्रकार के अध्ययन का सामान्य नाम प्राय सामाजिक विज्ञान प्रचलित हो गया। इस सामान्य संबोधन के अंतर्गत अनेक विशिष्ट विषय आते थे और संपूर्ण सामाजिक विज्ञान के लिए व्यवहारवादी विज्ञान की संज्ञा भी दी जाने लगी। ये जो व्यवहारवाद शब्द है, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए एक विचारक है रॉबर्ट टेहल, उन्होंने कहा है, यह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विरोध आंदोलन है जिससे अनेक ऐसे राजवैज्ञानिक, विशेषकर अमेरिकी, संबद्ध है जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट है। यह परंपरागत राजनीति विज्ञान के विभिन्न उपागमों जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक, संस्थात्मक आदि के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। यहाँ हम जिस व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं, ये परंपरावादी राजनीति विज्ञान के विरुद्ध एक प्रकार की प्रतिक्रिया है, एक प्रकार का असंतोष है। और इस असंतोष का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम द्वितीय महायुद्ध के बाद देखने में आया है। एक विचारक हुए किर्कपैट्रिक, उन्होंने व्यवहारवाद के 4 तत्व बताए हैं कि व्यवहारवाद क्या है। तो वो कहते हैं व्यवहारवाद 4 तत्वों का मिश्रण है। पहला है विश्लेषण की मूल इकाई के रूप में संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्ति तथा समूह के आचरण का अध्ययन। यानी जब भी अध्ययन किया जाए समाज विज्ञानों में तो विश्लेषण की मूल इकाई व्यक्ति होना चाहिए, समूह होना चाहिए, उनका आचरण होना चाहिए, न कि संस्थाओं का अध्ययन हो। दूसरा तत्व है सामाजिक विज्ञानों की एकता पर बल तथा अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। विभिन्न समाज विज्ञान जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से अध्ययन सामग्री लेते हैं और देते हैं, तो उनका अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन होना चाहिए। यानी एक दूसरे के साथ संबंध को देखते हुए अध्ययन किया जाना चाहिए। तीसरा तत्व है तथ्यों के पर्यवेक्षण हेतु सांख्यिकीय तथा परिमाणात्मक तकनीकों पर बल। यानी जब भी तथ्य एकत्रित किए जाएं तो तथ्यों का वर्गीकरण किया जाए, उनका परीक्षण किया जाए, उसमें सांख्यिकीय और परिमाणात्मक तकनीक जो है टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, टेक्निक्स अपनानी चाहिए। और चौथा तत्व है राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित अनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करना। राजनीति विज्ञान सिद्धांतिक ही नहीं रहे, वो अनुभव पर आधारित हो, अनुभविक सिद्धांत होने चाहिए, इसके साथ व्यवस्थित होना चाहिए राजनीति विज्ञान। तो ये व्यवहारवाद के 4 तत्व हैं जो व्यवहारवाद इन चारों का मिश्रण कहलाता है। मित्रों, यदि हम देखें कि व्यवहारवादी उपागम का विकास कैसे हुआ तो हमें द्वितीय महायुद्ध को देखना होगा। द्वितीय महायुद्ध की जटिल परिस्थितियों की उपज है ये व्यवहारवादी उपागम जो है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अनेक यूरोपीय विद्वानों को भागकर अमेरिका जाना पड़ा और युद्धकालीन परिस्थितियों में इन्हें जो अनुभव हुए, इससे ये अनुभववादी बन गए और इन्हें मूल्य निरपेक्ष भी बना दिया। और इसने फिर क्या हुआ, व्यवहारवादी आंदोलन को जन्म दिया। अमेरिका में चार्ल्स मेरियम ने व्यवहारवाद की अगुवाई की, लीडरशिप की। मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 अनुभववादियों की प्रेरणा स्रोत बन गई। मेरियम के अधीन राजनीति शास्त्रियों के समूह ने राजविज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं मानवशास्त्र जैसे विज्ञानों के निकट लाने का हर संभव प्रयास किया। शिकागो विश्वविद्यालय के त्रिमूर्ति टी.वी. स्मिथ, चार्ल्स मेरियम तथा हेराल्ड लासवेल को अभिनव राजविज्ञान का संस्थापक कहा जा सकता है। इस नए राजनीति विज्ञान का संस्थापक कहा जा सकता है। चार्ल्स मेरियम की जो पुस्तक थी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स ने राजशास्त्र को विज्ञान बनाने का नारा दिया। मेरियम की प्रेरणा से ही सुप्रसिद्ध
शिकागो संप्रदाय जो है व्यवहारवाद का गढ़ बन गया और मेरियम की प्रेरणा से ही विद्वानों ने विश्लेषण की सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या है, व्यक्ति और छोटे समूह के राजनीतिक आचरण का अध्ययन भी मेरियम की प्रेरणा कहना अतिरंजन नहीं होगा। मेरियम के बाद भी कुछ बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। मेरियम के बाद हेराल्ड लासवेल, डेविड ईस्टन, आमंड कोलमैन, कार्ल डॉयच, एडवर्ड शील्स आदि ने व्यवहारवादी अध्ययन को आगे बढ़ाया है। ये व्यवहारवाद के विकास में डेविड ईस्टन का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है मित्रों, और आगे इन्होंने व्यवहारवाद में एक क्रांति और की और उत्तर व्यवहारवाद के भी ये उद्घोषक बने हैं। तो इस तरह से व्यवहारवाद जो है द्वितीय महायुद्ध के बाद जो है उसका विकास होता है। अध्ययन का उपागम है व्यवहारवाद। यदि हम व्यवहारवाद के उदय के कारणों को देखें कि व्यवहारवाद क्यों उदय हुआ, तो हमें कुछ बिंदु सामने आते हैं। पहला बिंदु आता है कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष उभरा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक राजनीति शास्त्रियों को परंपरागत राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों के परिणामों से निराशा हुई। उनका विचार था कि परंपरागत पद्धतियों से अध्ययन करने से क्या है, राजनीतिक जीवन की वास्तविकता का चित्र हमारे सामने स्पष्ट नहीं होता है। तो इस असंतोष के कई कारण थे। परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष के कई कारण थे। पहला कारण था, राजनीतिक शास्त्रियों ने देखा कि शासन के नीति निर्माण एवं उसके निर्धारण के स्तर पर राजनीतिज्ञों एवं राजनेताओं को भी तो सम्मानजनक स्थान दिया जाता था, जैसा कि द्वितीय महायुद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, परंतु राजनीति विज्ञान के विद्वानों के ज्ञान, कौशल एवं अनुभव की उपेक्षा की गई थी, जिससे उनमें निराशा उत्पन्न हुई। दूसरा बिंदु आता है कि राजवैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि उनके अध्ययन विषय में सैद्धांतिक पक्ष के विवेचन अध्ययन पर बल दिया जा रहा है, जो पर्याप्त एवं विश्वसनीय नहीं हो सकता। साथ ही सैद्धांतिक पक्ष तथा यथार्थ शासन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंतर एवं विषमता को पाया गया। तीसरा बिंदु आता है संतोष का। 2 महायुद्धों के बीच के काल में फांसीवादी, नाजीवादी, प्रजातिवादी एवं एकाधिकारी प्रवृत्तियों के उदय, विकास एवं लोकप्रियता के कारणों की विश्वसनीय तर्क तथा निदान परंपरागत पद्धति में संभव ही नहीं थी। राजनीतिक शास्त्रियों ने पाया कि राजनीतिक क्रिया, प्रक्रिया तथा व्यवहारवादी संबद्धता को अनदेखा करने से राजनीतिक वास्तविकता का ज्ञान सीमित होना स्वाभाविक है। चौथा बिंदु आता है, राजविज्ञान के निरंतर विकास एवं लोकप्रियता के बाद भी विषय की अध्ययन पद्धति, जो कि मूलतः वर्णनात्मक शैली की थी, को अपर्याप्त माना गया। पांचवा बिंदु आता है, अन्य विषयों जैसे प्राकृतिक विज्ञानों तथा सामाजिक शास्त्रों में विकसित प्रक्रिया के फलस्वरूप नवीनतम एवं विश्वसनीय पद्धतियों और तकनीकों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। छठा कारण है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति और वातावरण विशेष रूप से अमेरिका में था, उसमें राजवैज्ञानिकों ने पाया कि पश्चिमी व्यवस्थाओं में वातावरण में किए गए अध्ययन, शोध के निष्कर्ष एवं पद्धतियाँ केवल सीमित क्षेत्रीय या राष्ट्रीय वातावरण में ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, किंतु एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र एवं पिछड़े देशों की कई समस्याओं, प्रक्रियाओं एवं चुनौतियों का अध्ययन परंपरागत पद्धतियों द्वारा करने पर अध्ययन की वास्तविक स्थिति का ज्ञान संभव नहीं है। और बिंदु आते हैं, जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा भी मिली है राजनीति विज्ञान के विद्वानों को। अन्य समाज विज्ञानों में अध्ययन के नवीन तरीकों और उपकरणों के प्रयोगों को प्रोत्साहन मिला, तो राजनीति शास्त्र का इससे अछूता रहना संभव ही नहीं था। और इसी तरह से द्वितीय महायुद्ध का भी इस पर प्रभाव आता है। द्वितीय महायुद्ध ने व्यवहारवाद को गति प्रदान की। युद्धकालीन घटनाओं ने राजनीतिक शास्त्रियों के मन में ये बात बैठा दी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर हमें संस्थाओं और उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। चौथा और अंतिम बिंदु आता है इसके उदय का, नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। द्वितीय महायुद्ध के बाद के दशकों में राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में यह विचार बल पकड़ता गया कि राजनीति शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा। तो ये कुछ कारण थे व्यवहारवाद के उदय के, जिसमें परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष था। राजनीति वैज्ञानिकों के मन में अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा भी मिली थी। द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव भी आया और नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग भी इसमें एक कारण बनता है।
अब ये जिस व्यवहारवाद का हम जिक्र कर रहे हैं, बार बार जिसका नाम ले रहे हैं, इस व्यवहारवाद के कुछ मूल लक्षण या मूल मान्यताएं हैं। वो कौन कौन सी है? तो इसमें मैं आपको बता दूं, व्यवहारवाद के मूल लक्षण या मूल मान्यताएं क्या है। पहला है कि अध्ययन की इकाई जो है वो छोटी होनी चाहिए। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में जब भी अध्ययन किया जाए तो अध्ययन की इकाई छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो कहते हैं व्यक्ति एवं व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। जब भी हो अध्ययन किया जाए तो संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर व्यक्ति का अध्ययन किया जाए और उसके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाए। इसी तरह से उनकी मूल मान्यता है कि अध्ययन एवं शोध जो है वो सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होने चाहिए। सिद्धांतों का निर्माण जो है इससे प्रेरित होना चाहिए। और चौथा, अध्ययन की जो मूल मान्यता है, व्यवहारवाद की अध्ययन की मूल मान्यता है, यह अंतर विषयक अध्ययन किए जाने चाहिए। जब भी हो अन्य समाज विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध देखा जाना चाहिए और अन्य समाज विज्ञान किस प्रकार राजनीति विज्ञान को प्रभावित करते हैं, राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ है कि वो ये मानते हैं कि जब भी राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी तरीकों से अध्ययन किया जाए तो उसमें सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरह से व्यवहारवाद के कुछ मूल लक्षण या मान्यताएं हैं जिनका ध्यान रखते हुए व्यवहारवाद का अध्ययन, व्यवहारवादी तरीके से अध्ययन किया जाए। मित्रों, मैं बार बार आपको स्पष्ट कर रही हूँ, व्यवहारवाद अध्ययन का एक उपागम है। ये कोई वैसे एक विचारधारा नहीं है जैसे कि आदर्शवाद उदारवाद है, नहीं, ये अध्ययन का एक उपागम है, यानी अध्ययन करने का एक तरीका है कि राजनीति विज्ञान में अध्ययन कैसे किया जाए। अब हम पढ़ेंगे कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के प्रमुख आयाम बताए हैं। तो वो कौन कौन से आयाम हैं? तो डेविड ईस्टन ने कुछ जो आयाम बताए हैं उनमें पहला आयाम आता है नियमितताएं। डेविड ईस्टन का मानना है कि राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों को खोजा जा सकता है। राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती है जो बार बार उभर कर सामने आती हैं, जिनके संबंध में इस प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक घटनाओं को समझा जा सकता है तथा उनके संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कि मनुष्य विभिन्न अवसरों पर कुछ बातों के संबंध में एक ही प्रकार का व्यवहार करते हैं। कई बार चुनावों के समय मतदाता एक के बाद दूसरे चुनाव में प्राय एक ही व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल को अपना वोट देते हैं, मत देते हैं। तो इससे क्या है, राजनीतिक व्यवहार को अनवरत या नियमित समझा जा सकता है। दूसरा आयाम है सत्यापन। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानवीय व्यवहार के संबंध में उपलब्ध ज्ञान को अनुभववादी मानकों के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? वस्तुतः सत्यापन विधि वैज्ञानिकता का आधार है। इसके अंतर्गत संग्रहित जानकारी का सत्यापन किया जाता है। व्यवहारवादी अध्ययन में यह आवश्यक होता है कि मानव व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को अवसर आने पर पुनः जांचा जाए और उसकी पुष्टि की जाए। यह इसका सत्यापन। तीसरा आयाम आता है टेक्निक्स। व्यवहारवादी शोध सामग्री का संग्रह करने और उनकी व्याख्या करने में सही ढंग से तकनीकों के प्रयोग को बहुत महत्व देते हैं और मानते हैं कि शोध कार्य में ऐसे उपकरणों और प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए जिनके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और प्रेक्षण योग्य सामग्री जुटाई जाए। शोधकर्ता को अपने शोध पद्धतियों के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से उन्होंने प्रश्नावली, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, रैंडम सर्वे, गणितीय प्रतिरूप, अनुरूपण और परिष्कृत उपकरणों के प्रयोगों का सुझाव दिया है। चौथा आयाम आता है परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन। व्यवहारवादियों के अनुसार उपलब्ध सामग्री तथा तथ्यों में स्पष्टता और निश्चितता लाने के लिए परिमापन एवं परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। उनके अनुसार आधार सामग्री की छानबीन के लिए अस्पष्ट गुणात्मक निर्णयों के स्थान पर जब तक परिमापन और अन्य कठोर पद्धतियों का सहारा नहीं लिया जाता तब तक राजनीतिक जीवन के सुनिश्चित और सही ज्ञान को प्राप्त करना असंभव होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि राजनीति विज्ञान में जब भी तथ्यों को संग्रहित किया जाए, एकत्रित किया जाए, तो उनका परिमाणीकरण किया जाए, उनका परिमापन किया जाए, परिमाण किया जाए उनका कि वो कितने हैं, किस प्रकार के हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो रिसर्च होगा, हमारा जो शोध कार्य होगा वो ज़्यादा वास्तविक होगा। चौथा आयाम है मूल्य।
व्यवहारवादियों के अनुसार नैतिक मूल्यांकन तथा तथ्यात्मक व्याख्या में अंतर है। मूल्यों तथा तथ्यों को पृथक पृथक रखा जाना चाहिए। लोकतंत्र, समानता अथवा स्वतंत्रता अपने आप में बहुत ऊंचे मूल्य हो सकते हैं। मित्रों, यह मूल्य जो है राजनीति विज्ञान में मूल्य हैं, जैसे लोकतंत्र है, समानता है, स्वतंत्रता है, ये अपने आप में बहुत ऊंचे मूल्य हो सकते हैं, परंतु उनकी सत्यता एवं असत्यता को वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए क्या है, उस सीमा तक मूल्यों को दृष्टि में रखा जा सकता है जिस सीमा तक वे राजनीतिक व्यवहार का विनिश्चय करते हैं। और राजनीति विज्ञान में अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिए, स्वयं के व्यक्तिगत मूल्यों से दूर ही रह करके अध्ययन करना चाहिए। छठा है आयाम क्रमबद्धीकरण। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि शोध कार्य क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक शोध कार्य को सिद्धांत से संबद्ध किया जाना चाहिए। शोध यदि सिद्धांत से अनुप्राणित नहीं है तो वह महत्वहीन हो सकता है, और सिद्धांत यदि आधार सामग्री से समर्थित नहीं है तो वह निरर्थक हो सकता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि शोध कार्य क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित होना चाहिए। यानी जब भी शोध कार्य की रूपरेखा बनाई जाए तो ये एक क्रम होना चाहिए कि कब डाटा कलेक्शन करना है, तथ्य कब एकत्रित करने हैं, उनका पर्यवेक्षण करना है, परीक्षण करना है, निष्कर्ष निकालना है। यानी ऐसा नहीं हो कि सबसे पहले आप निष्कर्ष निकाल रहे हो फिर तथ्यों को एकत्रित कर रहे हो। एक क्रमबद्धता उसमें होनी चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक सिस्टमेटाइजेशन होना चाहिए। सातवां आयाम है विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं और इस बात से सहमत है कि सिद्धांत के बोध से वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझा जा सकता है। सिद्धांत और व्यवहार से उसका प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का अंग है। तो इसको शुद्ध अनुसंधान पे बहुत जोर देते हैं व्यवहारवादी, और यदि उसका प्रयोग विशिष्ट और न्यूनतम सामाजिक समस्याओं में संभव न हो तो भी इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि अनुसंधान शुद्ध होना चाहिए, राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहिए। जिस तरह से विज्ञान में एक्सपेरिमेंट होते हैं, विज्ञान में डाटा कलेक्शन होता है, टेबल बनाई जाती है, क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में भी होना चाहिए। और अंतिम आयाम है समग्रता, इंटीग्रेशन। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन खंडों में नहीं किया जा सकता। मानव व्यवहार में बुनियादी एकता पाई जाती है और इसी कारण समाज विज्ञान के विभिन्न विषय एक दूसरे के निकट हैं। तो मानव का राजनीतिक व्यवहार है, मानव का सामाजिक व्यवहार है, मानव का सांस्कृतिक व्यवहार है, उसका आर्थिक व्यवहार है, ये सब अलग अलग नहीं है। इनको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है, इनको समग्रता में ही देखा जा सकता है। इसलिए क्योंकि मानव व्यवहार में बुनियादी एकता पाई जाती है। तो व्यवहारवादियों के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि भी उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की गतिविधियों के बीच सीमा रेखाएं खींचने का प्रयत्न किया जाता है, फिर भी इनमें से कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं है जिसे संपूर्ण जीवन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखे बिना ठीक से समझा जा सके। इस कारण किसी भी राजनीतिक घटना के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि हम समाज में होने वाली आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य घटनाओं को अच्छी तरह से समझ सके। तो इस तरह से व्यवहारवाद क्या है, अध्ययन का एक उपागम है। व्यवहारवाद के अध्ययन के कुछ प्रमुख आयाम हैं जिसमें नियमितताएं हैं, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता है। तो इस तरह से द्वितीय महायुद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में एक नया आंदोलन आया जिसे व्यवहारवाद का नाम दिया गया है। अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय इसका गढ़ माना जाता है और 3 प्रमुख विचारक जो हैं, विद्वान टी.वी. स्मिथ, चार्ल्स मेरियम तथा हेराल्ड लासवेल को इस अभिनव राजनीति विज्ञान का संस्थापक कहा जा सकता है। एक डेविड ईस्टन भी है जिनका भी व्यवहारवाद में बहुत योगदान रहा है। धन्यवाद।